Assalamu alaikum, dear students. Hope all of you are fine. So today we have moved towards the next unit, that is structure of atom. और यहाँ पे चूँकि मैं सिर्फ वही टॉपिक्स डिस्कस करती हूँ जो आपके इस साल के सिलेबस में मौजूद हैं, तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, वो हम डिस्कस नहीं कर रहे, वो कोर्स में नहीं है। बट उस रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के जो डिफेक्ट्स हैं उनको समझना ज़रूरी है बिफोर गोइंग टुवर्ड्स नेक्स्ट एटॉमिक थ्योरी. So let's have a look on the defects in Rutherford's atomic model. Rutherford's atomic model is applicable to neutral bodies and not charged bodies. As you know well, that atom has subatomic particles like protons and neutrons. Both proton is positively charged while electron is negatively charged, mean these are charged bodies. So the Rutherford's atomic model was applicable to न्यूट्रल बॉडीज़ एंड नॉट चार्ज्ड बॉडीज़. डेट्स वाई वो स्ट्रक्चर, एटम की स्ट्रक्चर को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सका. सेकेंडली, इफ़ इलेक्ट्रॉन्स रेडिएट एनर्जी कॉन्टीन्यूसली देन एटम शुड गिव कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम, बट एक्चुअली एटम गिव्स लाइन स्पेक्ट्रम. दूसरे नंबर पे जो इसका मेन फ्ला था वो ये था कि रदरफोर्ड ने ये कहा कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता है तो वो कॉन्टीन्यूसली एनर्जी को इमिट करता है, मीन्स खारिज करता है. और अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्टीन्यूसली एनर्जी को इमिट करता है तो इट शुड गिव कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम, बट एक्चुअली जो एटम का स्पेक्ट्रम है वो लाइन स्पेक्ट्रम है. सो ड्यू टू दीज डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, a new atomic theory was presented by a scientist Niels Bohr in 1913. So let's have a look on the assumptions of this theory. So the first point is electrons revolve around the nucleus in fixed circular paths called shells or orbits. Each orbit has fixed energy and these orbits are called energy levels. So उसका जो सबसे पहला पॉइंट था वो ये था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के गिर्द, और जहाँ पे वो रिवॉल्व करता है वो फिक्स्ड पाथ्स हैं, ठीक है. और उन फिक्स्ड पाथ्स को नील्स बोर ने शेल्स, ऑर्बिट या एनर्जी लेवल का नाम दिया. यानी उसको शेल भी कहा, उसको ऑर्बिट भी कहा और एनर्जी लेवल भी कहा. अब रिवॉल्विंग क्या होता है? रिवॉल्विंग की एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूंगी कि जैसे आपके पास एक नेकलेस है, मतलब एक बीड्स वाला नेकलेस है, तो उसमें से एक बीड को आप पकड़ें और थ्रेड के गिर्द जो है वो मूव करें. सर्कल में वो जो नेकलेस है उस पूरे सर्कल के अंदर उस थ्रेड के ऊपर उस एक बीड को आप मूव करें, तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज़ नोन एज रिवॉल्विंग. सो the next assumption is the energy of electron in an orbit is proportional to its distance from the nucleus. यानी किसी भी ऑर्बिट, शेल या एनर्जी लेवल की जो एनर्जी होती है वो न्यूक्लियस से उसके डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या डायरेक्ट रिलेशन जो होता है उसमें जब एक चीज़ इंक्रीज़ होती है तो दूसरी भी इंक्रीज़ होती है. सो किसी भी शेल का न्यूक्लियस से जितना फासला ज़्यादा होगा तो उतनी ही एनर्जी भी ज़्यादा होगी. फॉर एग्ज़ाम्पल, जो फर्स्ट शेल है उसके मुकाबले में सेकंड शेल की एनर्जी ज़्यादा है. लाइकवाइज जो थर्ड शेल होगा उसकी एनर्जी सेकंड के मुकाबले में ज़्यादा होगी. As long as an electron revolves around the nucleus in fixed orbits, they don't lose or gain energy. So ये वो पॉइंट था जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में डिफेक्टेड था, राइट कि उसने ये कहा था कि मतलब इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली एनर्जी को एमिट कर रहे हैं, लेकिन नील्स बोर ने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपने एक मखसूस शेल में या एनर्जी लेवल में रहता है तो वो तब तक एनर्जी को एमिट नहीं करता, बल्कि वो सेम एनर्जी के साथ, कांस्टेंट एनर्जी के साथ बस मूव करता है, रिवॉल्व करता है विदाउट इमिटिंग और रेडिएटिंग एनर्जी. अब नेक्स्ट कि यानी फिर इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एमिट कब करेगा? और फिर जैसे कि हमने रदरफोर्ड के डिफेक्ट्स में, उसके एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि एटम गिव्स लाइन स्पेक्ट्रम. तो वो लाइन स्पेक्ट्रम कैसे आता है? ठीक है, तो इस पॉइंट में ये चीज़ एक्सप्लेन होती है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एन हायर एनर्जी ऑर्बिट टू लो एनर्जी ऑर्बिट, कि जब एक इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी ऑर्बिट से, अब हाई एनर्जी ऑर्बिट यानी अगर इफ़ वी हैव 3 शेल्स इन द एटम, दैट इज़ 1, 2 and 3, तो सो
थर्ड एनर्जी लेवल से जब वो सेकंड में आएगा तो इट मीन्स इट इज़ मूविंग फ्रॉम हाई एनर्जी ऑर्बिट टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट. इट रेडिएट्स एनर्जी, एंड व्हेन इट जंप्स फ्रॉम लो एनर्जी ऑर्बिट टू हाई एनर्जी ऑर्बिट इट एब्जॉर्ब एनर्जी. सो लेट्स सपोज एक इलेक्ट्रॉन है और वो फर्स्ट एनर्जी ऑर्बिट से सेकंड एनर्जी ऑर्बिट में जा रहा है, तो इट हैज़ टू एब्जॉर्ब सर्टन एनर्जी फॉर मूविंग फ्रॉम फर्स्ट एनर्जी लेवल टू सेकंड एनर्जी लेवल. जैसे कि ऊपर हमने ये कहा कि जितना कोई शेल न्यूक्लियस से दूर होगा उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी. सो अगर लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाना है इलेक्ट्रॉन ने, तो इट हैज़ टू एब्जॉर्ब एनर्जी. अब फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके सेकंड में चला गया है, तो अब अगर उसने वापस सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट में आना है, ठीक है, तो वो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी को एमिट करेगा. सो हाउ इट इज़ प्रेजेंटेड, लेट्स हैव अ लुक दैट डेल्टा ई इज़ इक्वल टू E2 माइनस E1 विच इज़ इक्वल टू H म्यू. So delta E stands for change in energy, which is equal to E2, means E2 is the energy of second orbit. जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप करके गया है और फिर जब वो जंप करके फर्स्ट एनर्जी लेवल में आएगा तो माइनस E1 विच इज़ द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट. सो डेल्टा E विल बी इक्वल टू E2 माइनस E1. सेकेंड एनर्जी लेवल की एनर्जी में से फर्स्ट एनर्जी लेवल की एनर्जी को हम माइनस करेंगे तो वी विल गेट डेल्टा ई विच इज़ चेंज इन एनर्जी बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स, एंड इट इज़ बेसिकली इक्वल टू H mu. H is a constant which is known as Planck's constant and it has specific value, and mu is the frequency. Then here in this slide you can see the presentation of what we have discussed in the previous slide, the energy difference between two energy levels. Here in this atom you can see that there are two energy levels. N is equal to 1 means n basically present number of energy level. So n is equal to 1 means first energy level and n is equal to 2 means second energy level. And if electron jumps from first energy level to second energy level, it has to absorb energy, and then if it will come back from second energy level to first energy level, it has to emit the same amount of energy which it has absorbed while going from first energy level to second energy level. And यहाँ पे जो एक रेड कलर का एरो आपको नज़र आ रहा है थोड़ा जिगजैग उसमें, तो ये जो है बेसिकली ये इस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है. ब्लू कलर का जो एरो है वो आपको ये दिखा रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन सेकेंड एनर्जी लेवल से फर्स्ट में आएगा तो वो एनर्जी को एमिट करेगा, और यहाँ पे ये आपको जो रेड कलर का एरो है ये दिखा रहा है इमिटिंग एनर्जी, यानी एनर्जी यहाँ पे एमिट हो रही है, रेडिएट हो रही है, एंड विच इज़ डेल्टा ई विच आई हैव एक्सप्लेन इन द प्रीवियस स्लाइड इज इक्वल टू H म्यू. डेल्टा ई इज E2 माइनस E1, difference between the energy of first energy level and second energy level, which is equal to H mu. H is Planck's constant and while mu is frequency. Then the electron can reside in any one of the orbits and cannot stay in between. यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों ऑर्बिट्स के बीच में, दोनों ऑर्बिट्स के कैन नॉट रिजाइड इन एनी वन ऑफ द ऑर्बिट्स एंड कैन नॉट स्टे इन बिटवीन. मीन्स कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कभी भी दो शेल्स के बीच में नहीं रह सकता, वो किसी भी ऑर्बिट में रहेगा. अगर वो जंप करेगा, फर्स्ट से जंप करेगा तो सेंटर में नहीं जाएगा बल्कि सेकंड में जाएगा, सेकंड से जंप करेगा तो थर्ड में जाएगा. तो मीन्स एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा किसी ना किसी ऑर्बिट में रहेगा, कभी ऑर्बिट्स के बीच में जो है वो स्टे नहीं कर सकता. Then orbit, the word orbit, as we have discussed earlier, that it was basically defined by Niels Bohr, that these orbit shell or energy level are the fixed circular paths in which electrons revolve around the nucleus, and he gave the orbits, he gave names to each orbit, that is which is represented by K, L, M and N. And here in this slide you can see that K is the first energy level, L is the second energy level, M stands for third energy level and N stands for fourth energy level, and so on. So it was all about Niels Bohr atomic model. Thank you.